अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश क्लास 7 प्लस नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। आवर लेसन नेम इज़ बेड इन समर। बेड इन समर मीन गर्मी में बिस्तर। समर का मतलब गर्मी होता है ना, बेड बिस्तर, इन मतलब में, बेड इन समर गर्मियों में बिस्तर। आज हम इस पोएम में क्या पढ़ेंगे, ये पोएम सीजन्स के मुतालिक लिखी गई है, यानी विंटर और समर का डिफरेंस बयान करने के लिए लिखी गई है, बच्चों को बताने के लिए। या उनको ये सब जो पोइट है उन्होंने अपनी फीलिंग्स यहाँ पे शेयर की हैं कि उनको विंटर पसंद था या समर पसंद था। तो हम आज ये चीज़ इसमें स्टडी करेंगे कि बच्चों के लिहाज से जब पोइट जिन्होंने ये पोइम लिखी है वो जब एज अ स्टूडेंट थे तो उन्हें कौन सा सीज़न था, विंटर समर, उनमें से कौन सा सीज़न जो था वो ज़्यादा लाइक करते थे। और एज अ स्टूडेंट आप लोग भी इस चीज़ से रिलेट करेंगे, आप लोग को भी ऐसा लगेगा कि हाँ हमें भी यही चीज़ पसंद है। सो अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द बेड इन समर की रीडिंग, फर्स्ट लाइन, इन विंटर आई गेट अप एट नाइट। इन विंटर, विंटर में सर्दियाँ, गेट अप का मतलब होता है उठना। इन विंटर आई गेट अप एट नाइट, मैं रात के वक्त उठ जाता हूँ। पोइट जो से वो यहाँ पे बता रहे हैं कि इन विंटर आई गेट अप एट नाइट, मैं रात के वक्त उठ जाता हूँ। एंड ड्रेस बाय येलो कैंडल लाइट। ड्रेस मतलब पहन लेना, बाय येलो कैंडल लाइट। कैंडल किसे कहते हैं? मोमबत्ती को। यहाँ पर कैंडल लाइट को चांद की रोशनी से तशबीह दी गई है। चांद की रोशनी भी तो येलो होती है ना, कैंडल की तरह की होती है। यहाँ पर पोइट जो हैं वो कह रहे हैं कि वो विंटर्स में आधी रात के वक्त उठ जाते हैं और चांद की रोशनी के जैसा लिबास पहन लेते हैं, यानी चांद की रोशनी में बैठ जाते हैं। इन समर, जबकि गर्मियों में, क्वाइट द अदर वे। क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी या अलग से। इन समर क्वाइट द अदर वे, गर्मियों में इससे काफ़ी ही मुख्तलिफ होता है या बिल्कुल अलग होता है। आई हैव टू गो टू बेड बाय डे, मुझे दिन के वक्त ही या बहुत जल्दी बिस्तर पर सोने के लिए जाना पड़ जाता है। इन विंटर वो कह रहे हैं, इन विंटर जोन से आप वो जल्दी बेड पे चले जाएं, लेकिन वो क्या होता है कि उस रात को उठ जाते हैं, आधी रात के वक्त उनकी आंख खुल जाती है और वो चांद की रोशनी में बैठ जाते हैं। जबकि गर्मियों में इससे बिल्कुल अलग होता है, उनको बहुत जल्दी ही सोने के लिए बिस्तर पर जाना पड़ जाता है। आई हैव टू गो टू बेड एंड सी। आई हैव टू गो टू बेड एंड सी, जब मैं बेड पर जाता हूँ तो देखता हूँ द बर्ड स्टिल होपिंग ऑन द ट्री। होपिंग का मतलब होता है फैलांगना, कूदना वगैरह, कि जो परिंदे हैं वो अभी तक अपने दरख्तों पर, अपने घोंसलों में फैलांग रहे हैं, कूद रहे हैं। और हियर द ग्रोन अप पीपल फीड। ग्रोन अप यानी कि जवान लोग, बड़ा होना, ठीक है। ऑन हेयर द ग्रोन अप पीपल फीट, और उन्हें बड़े लोगों के पाँव की कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। स्टिल गोइंग पास्ट मी इन दिस स्ट्रीट, जो मुझे वापस गली की तरफ ले जाती है। पोइट क्या चाहता है कि गर्मी, यहाँ पे इन चारों लाइंस में उन्होंने अपने समर सीजन को डिस्क्राइब किया है कि समर में क्या होता है, वो जल्दी बेड पे चले जाते हैं, इतनी जल्दी चले जाते हैं कि जो दरख्तों पे बैठे परिंदे होते हैं वो भी अभी तक अपने दरख्तों पर फैलांग रहे होते हैं। बड़े लोगों की आवाज़ गली में चलने की, उनके कदमों की आहट उन्हें सुनाई दे रही होती है और वो वापस गली की तरफ जाना चाहते हैं। एंड डज इट नॉट सीम हार्ड टू यू। सीम का मतलब होता है, सॉरी स्ट्रीट कहते हैं आपके पास गली को, यहाँ पे हमने पढ़ा था स्ट्रीट। सीम कहते हैं दिखाई देने को। सीम का क्या मतलब होता है? इट डज नॉट सीम हार्ड टू यू, वो कहते हैं कि आपके लिए ये देखना बहुत मुश्किल नहीं है। When all the sky is clear and blue, जब सारा आसमान साफ होता है, बिल्कुल नीला होता है। I should like so much to play, और मेरा दिल चाहता है कि मैं और ज़्यादा खेलूँ। To have to go to bed by day, बजाय कि मैं बहुत जल्दी बिस्तर पर चला जाऊँ। तो क्या आपके साथ ऐसे होता है? हमने इस पोएम में क्या पढ़ा कि पोइट जोन से हैं वो विंटर और समर का डिफरेंस बयान कर रहे हैं कि विंटर में वो आधी रात को ही उठ जाते हैं। अगर वो जल्दी सो भी जाएं तो विंटर में क्या होता है, रात जोन से उसका ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो वो आधी रात में ही उठ जाते हैं और चांद की रोशनी के नीचे बैठ जाते हैं। जबकि गर्मियों में ऐसा बिल्कुल ही अलग होता है कि गर्मियों में क्या होता है कि उनको बहुत जल्दी बिस्तर पर जाना पड़ जाता है, क्योंकि गर्मियों में जो रात का ड्यूरेशन होता है वो ज़रा सर्दियों की निस्बतन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। तो उनको जो है एज अ स्टूडेंट उनको जल्दी सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाना पड़ता है, जबकि दरख्तों पर परिंदे वैसे ही कूद रहे होते हैं गलियों में, इधर उधर उनके आसपास जो बड़े लोग हैं, जो ग्रोन अप पीपल्स हैं, उनके कदमों की आहट उनको सुनाई दे रही होती है और उनका भी दिल चाहता है कि वो भी दोबारा अपने घर की गली, अपनी यानी अपने घर की जो स्ट्रीट है वहाँ पर चले जाएं। और वो कह रहे हैं कि आपके लिए देखना मुश्किल नहीं है, सख्त नहीं है कि जब पूरा आसमान बिल्कुल नीला है, साफ है, मैंने भी उसके ऊपर रात नहीं छाई हुई और आप और खेलना चाहते हैं तो आपको बेड पर जाना पड़ जाए। तो यहाँ पर उन्होंने स्टूडेंट्स की कुछ फीलिंग्स को बयान किया है।
अंडरस्टैंड। अब हम देख लेते हैं कि ये पोइम क्या ये पोइम राइमिंग पोइम है कि नहीं है। सबसे पहले तो देख लेते हैं राइमिंग क्या होता है। ये आपने पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ा है। द वर्ड्स दैट हैव सेम एंडिंग साउंड आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। और तमाम वर्ड्स जो सेम साउंड करें वो कौन से वर्ड्स, यानी उनके जो एंडिंग वर्ड्स हैं वो सेम साउंड्स करें, वो क्या कहलाते हैं, राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइट नाइट, ये तो यहाँ पे आपके पास इधर एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। देखिए पोइम में देख लेते हैं। लाइट नाइट, वे डे, सी ट्री, फीड, स्ट्रीट, यू, ब्लू, प्ले, डे। ये देखिए सारे वर्ड्स कौन से थे, राइमिंग वर्ड्स थे। अंडरस्टैंड। ये हमारे पास सारे राइमिंग, क्योंकि पोइम के लास्ट पे राइमिंग आ गई है, राइमिंग वर्ड्स आ गए हैं, तो ये पोइम कौन सी हो जाएगी, राइमिंग पोइम हो जाएगी। अंडरस्टैंड, गुड। अब हम कुछ ग्रामर के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं कि हमारी इस पोइम में ग्रामर के लिहाज से क्या दिया हुआ है। नाउन, एडजेक्टिव, ये सब चीज़ें तो आप पहले से आप सबको पता है। नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। वर्ब के बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन वर्ब को हम जितना पढ़ें हमारे लिए उतना ही बेहतर है, क्योंकि इससे हमारी इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो वर्ब क्या होता है, ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। वो तमाम अल्फाज जिनके जरिए पता चले कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, वो तमाम वर्ड्स क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। जैसे हमारे पास अपनी में फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट जो 4 लाइन है, इसमें आपके लिए कुछ वर्ड्स अंडरलाइन आपको बताऊंगी। जो नेक्स्ट 2 पैराग्राफ है उनमें से वर्ब्स को अंडरलाइन करके आप अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करेंगे। अंडरस्टैंड। जिस तरह आई गेट अप, विंटर क्या है यहाँ पे, वेरी गुड। विंटर क्या है, नाउन, क्योंकि ये एक नाम है। आई गेट अप, गेट अप मतलब उठना, तो उठना एक काम है ना, एक काम हो रहा है, तो गेट अप यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। एट नाइट, नाइट भी यहाँ पर क्या है, रात है। इसी तरह एंड ड्रेस बाय येलो कैंडल लाइट, ड्रेस भी आपके पास यहाँ पर, अगर तो यहाँ पर आप ड्रेस को एज अ वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज अ नाउन भी देख सकते हैं वर्ब को, या ड्रेस का जो वर्ड है यहाँ पर येलो भी आपके पास एक नाउन है, कैंडल भी एक नाउन है, और इसके अलावा लाइट भी आपके पास एक नाउन है। इन समर क्वाइट द अदर वे, क्वाइट, क्वाइट आपके पास जोन से ये वर्ब है, यानी यहाँ पे जाहिर किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अगर गर्मियाँ होंगी तो एक काम इससे काफ़ी मुख्तलिफ हो जाएगा। आई हैव टू गो टू बेड बाय डे, इसमें गो क्या है आपके पास, वर्ब है, यानी यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, जाने का, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। इसी तरह से आपने अपने बाकी 2 पैराग्राफ्स में से नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब वगैरह को अंडरलाइन करके अपनी नोटबुक्स में लिखना है। अंडरस्टैंड। तो इस पोइम में हमने क्या पढ़ा, इस पोइम में हमें हमारे जो पोइट हैं उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने स्टूडेंट्स के सीजन्स को लेकर कुछ इफेक्ट्स बताए हैं कि स्टूडेंट की लाइफ पर जो सीजन है वो कैसे इफेक्ट करते हैं। विंटर कैसे इफेक्ट करता है और समर कैसे इफेक्ट करता है। समर में जो होता है हमें जल्दी सोने के लिए जाना पड़ जाता है, बिकॉज अभी मैंने आपको पहले ही बताया इसमें जो नाइट ड्यूरेशन है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, और विंटर में अगर हम लोग थोड़ा लेट भी सो जाए तो नाइट ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाता है। तो ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात आधी रात को ही हम उठ जाते हैं और अब हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमने अपनी सारी नींद पूरी कर ली है, जबकि गर्मियों में, समर के सीजन में हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, क्वाइट डिफरेंट होता है। वहाँ पर हम लोग को जल्दी सोना पड़ जाता है, जबकि उस वक्त आसमान बिल्कुल साफ होता है, परिंदे भी अभी चहचहा रहे होते हैं। बट एक स्टूडेंट को अपनी स्कूल रूटीन को कंटिन्यू रखने के लिए टाइम पे अबाउट द पोइट, अभी मैंने पीछे कितनी दफ़ा पोइट का वर्ड इस्तेमाल किया, आप सबको पता ही है कि पोइट क्या होता है। हु इज़ पोइट, अ पोइट इज़ अ पर्सन हु क्रिएट पोइट्री, वो इन लोग जो पोइट्री लिखते हैं यानी शेर व शायरी करते हैं उसको हम लोग पोइट कहते हैं, और उर्दू में हम उसको क्या कहते हैं, शायर कहते हैं। गुड। तो यहाँ पर आपको पोइट के बारे में बताया गया। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास इस पोइम के पोइट कौन है। तो पहले हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि पोइम के पोइट कौन है, यानी कि ये पोइम किसने लिखी है। रॉबर्ट लुइस स्टेफसन हमारे पोइम के पोइट हैं। वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोइट, ये हमारे पास स्कॉटिश पोइट हैं ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी से ये बहुत ही फेमस पोइट रहे हैं, और इनकी जो बेड इन समर पोइम है वो बच्चों की फीलिंग्स को जाहिर कर रही है। इन दी पोइम बेड इन समर द पोइट टॉक्स अबाउट द फीलिंग्स ऑफ चिल्ड्रन हु फाइंड इट हार्ड टू गो टू बेड इन समर अर्ली बिकॉज दे वॉन्ट टू इंजॉय प्ले एंड सीइंग थिंग्स अराउंड। यहाँ पर किसकी फीलिंग्स को बयान कर रहे हैं, बच्चों की फीलिंग्स को बयान कर रहे हैं कि गर्मियों में जो सा उनको बिस्तर पर जल्दी जाना पड़ जाता है, जबकि वो चाहते हैं कि अभी वो और खेलें और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखेंगे। ये चीज़ हमने पहले भी अभी अपने पोइम में पढ़ी है। एक्टिविटी पर आ जाते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 है हमारे पास, ये एक्टिविटी जो सी है लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस, सुनने और बोलने पर ध्यान।
रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड डिस्कस इट्स आइडिया। डायलॉग के बारे में तो आपको पता ही होगा कि डायलॉग क्या होता है। डायलॉग जो है वो टू या टू से ज़्यादा पर्सन्स के बिटवीन की रिटन फॉर्म में जब हम उनके जो बातचीत है उसको लिख दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक डायलॉग बन जाता है, जिसको हम इस पैटर्न में लिखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है, वो आपसे कह रहे हैं कि इसको पढ़ें और फिर बताएं कि यहाँ पर किसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, मतलब कि इसका आइडिया क्या है। असद और इजाज़ के बिटवीन ये एक डायलॉग है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। असद, हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम। असद पूछता है इजाज़ से कि तुम अपना फ्री टाइम कैसे गुजारते हो, यानी जब जिस टाइम तुम फारिग होते हो उस वक्त में तुम क्या करते हो। इजाज़, आई प्रेफर रीडिंग पोइट्री इन माई फ्री टाइम। इजाज़ कह रहा है कि मैं अपने फारिग वक्त में पोइट्री पढ़ना पसंद करता हूँ। असद, वाई डू यू रीड पोइट्री। तुम पोइट्री यानी कि शेर व शायरी या शायरी क्यों पढ़ते हो। इजाज़, आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन पोइट्री। मुझे शायरी में बहुत दिलचस्पी है। डू यू लाइक इट टू। क्या तुम्हें भी ये पसंद है। असद, नो आई डोंट। मुझे ये पसंद नहीं है। आई लाइक टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। मुझे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ना पसंद है। इजाज़ कहते हैं डू यू रीड स्टोरी बुक्स। क्या तुमने स्टोरी बुक्स पढ़ी हैं या तुम पढ़ते हो स्टोरी बुक। असद, यस आई ऑफन रीड बेड टाइम स्टोरीज। असद कहते हैं कि हाँ, जब मैं सोने लगता हूँ या जब मेरा सोने का वक्त होता है तब मैं स्टोरी पढ़ता हूँ। बेड टाइम का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, सोने का वक्त। इजाज़, दैट्स ग्रेट। इजाज़ कहते हैं बहुत अच्छे। तो यहाँ पे दो दोस्त किसके बारे में बात कर रही हैं, वो अपना फ्री टाइम गुजारने के बारे में बात कर रहे हैं कि जिस टाइम वो फ्री होते हैं तो वो अपना फ्री टाइम कैसे गुजारते हैं। और सेकंड जो बात है वो इसमें अपनी हॉबीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह से अभी हमने असद की हॉबी पढ़ी, असद की हॉबी क्या थी, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ना। असद ने क्या कहा कि मुझे क्या पसंद है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ना। तो जो काम हम अपने फारिग वक्त में करते हैं वो हमारी हॉबी होती है। अंडरस्टैंड। इसी तरह से इजाज़ की हॉबी क्या थी, इजाज़ की हॉबी क्या थी, पोइट्री रीडिंग। उसको पोइट्री पढ़ना पसंद था, वो अपने फारिग वक्त में क्या पढ़ता था, पोइट्री। तो इस तरह उसकी हॉबी क्या हो गई, पोइट्री। तो इस तरह क्या डिस्कस किया जा रहा है, अपनी हॉबीज़ के बारे में, जो अपने फ्री टाइम में जो वो काम करते हैं वो उस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करें। इसी तरह से आप भी अपने फ्रेंड से बात करें जिस तरह यहाँ पे इन्होंने बात की, और अपने फ्री टाइम्स के बारे में डिस्कस करें। एक्टिविटी नंबर बी, कॉम्प्रिहेंशन फोकस। आपको यहाँ पे कहा गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं स्कूल की तरफ से, जिसमें आपको तमाम एक्सरसाइज ऑलरेडी सॉल्व दी गई है। यहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चंस को इजीली रीड कर दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि आपसे क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी गई है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन डज द पोइट हैव टू गेट अप इन विंटर। When does the poet have to get up in winter? पोइट जो है वो विंटर में किस वक्त, यानी पोइट जो जिसने अभी हमारे पास नजर लिखी है, जैसे कि अभी हमने स्टार्ट में पढ़ा कि विंटर में वो किस वक्त उठ जाते थे। तो आपने अभी पोइम पढ़ी है, अब आप पोइम में से इसके आंसर को ढूंढें और एक सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस मेकिंग के साथ इसका आंसर लिखें कि पोइट शायर जो था वो सर्दियों में किस वक्त उठ जाता था। सेकेंड है, वाई डज द पोइट नॉट लाइक गोइंग टू बेड इन समर। पोइट जो सा शायर है उसको गर्मियों में जल्दी बेड पर जाना क्यों पसंद नहीं था। अभी हमने पीछे पढ़ा क्योंकि वो क्यों पसंद नहीं था। पोइट जो है वो चाहते थे कि वो, जैसे अभी तक परिंदे बाहर चहचहा रहे हैं, बड़े लोग बाहर फिर रहे हैं, तो वो भी चाहता था कि अभी तो आसमान पर रात का अंधेरा छाया ही नहीं है, तो पोइट का भी दिल चाहता था कि वो भी बाहर जाकर और इंजॉय करे और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखे। What does the poet experience in summer laying in bed? अब पोइट का एक्सपीरियंस बताएंगे जब वो बेड पर लेट जाता था यानी सोने के लिए, तो उसका उस टाइम का एक्सपीरियंस क्या था, ये भी हमने पीछे स्टोरी में पढ़ा है। उनका क्या एक्सपीरियंस था, उनका एक्सपीरियंस था कि वो भी बाहर जाएं, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सके। Do you experience the same feeling as the poet does in summer? Share your experience. आपने नोट किया होगा ये बाकी सारे क्वेश्चंस आपके लिए ब्लैक हाईलाइट किए गए, ये क्वेश्चन आपके लिए रेड हाईलाइट किया गया। रेड क्यों है, इसके लिए हमें इस बॉक्स को पढ़ना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपका पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया कुछ। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो आपसे सारे पोइट के बारे में पूछे गए हैं, तो ये तो जो पोइट ने आपको पोइम में बताया वही चीज़ें आपको इसके आंसर में लिखने पड़ेंगे, अदरवाइज आप कुछ और ऐड करेंगे तो एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना होता है आपको, तो वो क्या होते हैं, कीवर्ड्स, वर्ब एंड टेंसेस यूज्ड इन अ क्वेश्चन कैन हेल्प अस अ लॉट टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन टाइप। Personal response question are those questions in which we provide our own opinion about the text.
अब यहाँ पर देखिए आपसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आप भी डू यू एक्सपीरियंस द सेम फीलिंग एज द पोइट डज इन समर। जिस तरह पोइट फीलिंग करता है, जिस तरह पोइट की फीलिंग है समर में, उसको गर्मियों में जल्दी सोना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या आपकी फीलिंग्स भी ऐसी हैं? तो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आप प्रैक्टिकली, जो आप लोगों ने खुद भी एक्सपीरियंस किया हो, आप उसको जो लिखें वो आपके पास पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं। वो अगर आप स्टोरी में से नहीं भी लिखेंगे तो वो आपके क्वेश्चंस को, अगर आपकी कीवर्ड्स वहाँ पे वर्ड्स और टेंसेस वाली सारी यानी ग्रामेटिकली आपके तमाम चीज़ें करेक्ट होंगी तो आपका आंसर भी करेक्ट माना जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इसका आंसर भी आप लोग खुद बताएंगे कि क्या आप लोगों को भी ऐसा ही फील होता है, आपको भी गर्मियों में जल्दी सोना पसंद नहीं है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम? अब आपने इस पोइम का थीम लिखना है कि इस पोइम के बारे में क्या बताया गया। जैसे इस पोइम में क्या बताया गया, इस पोइम में सीजन्स के बारे में बताया गया कि जो सीजन्स हैं विंटर और समर, वो एक स्टूडेंट की लाइफ पर कैसे इफेक्ट करते हैं। अंडरस्टैंड? इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। मेन आइडिया क्या होता है? द मेन आइडिया टेल अस अबाउट द पोएम इज मोस्टली अबाउट। मेन आइडिया वो होता है कि हमें इस पोएम में क्या बताया गया। ये जो पोइम अभी आपने पढ़ी बैड इन समर, ये क्यों लिखी गई, इसके लिखने की वजह क्या थी और इसके जरिए हमें मैसेज क्या दिया जा रहा है। ठीक है, वो चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, उसका मेन आइडिया होती है। मेन आइडिया टेल अस व्हाट द पोइम इज मोस्टली अबाउट। मेन आइडिया से हमें पता चलता है कि असल में ये पोइम किस चीज़ के बारे में है। रीड द मेन आइडिया ऑफ द पोइम। यहाँ पर इस पोइम का मेन आइडिया लिखा गया है। लेट्स स्टार्ट, हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है इसका मेन आइडिया? वैसे तो मैंने भी पीछे आपको बताया भी है, हम यहाँ पर भी पढ़ते हैं कि क्या है। द मेन आइडिया ऑफ द पोइम इज दैट सीजन अफेक्ट्स चिल्ड्रंस लाइफ। इसका मेन आइडिया क्या है कि जो सीजन है वो बच्चों की जिंदगी पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। द पोइट्स वांट्स टू टेल अस दैट ही कैंट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। पोइट कह रहा है कि वो ब्यूटी यानी कुदरत के जो खूबसूरती है उससे लुत्फ अंदोज नहीं हो पा रहा, बिकॉज द सन राइज लेट इन विंटर एंड सेट्स अर्ली। सनराइज लेट इन विंटर एंड सेट्स अर्ली। सर्दियों में जौन सा है सूरज जल्दी निकल आता है। सनराइज लेट इन अर्ली, निकलता लेट है, एंड सेट्स अर्ली, और गुरूब भी जल्दी हो जाता है। सेट्स का मतलब होता है गुरूब हो जाना। ऑन द अदर हैंड द सनराइज अर्ली इन द समर, द सनराइज अर्ली इन द समर एंड सेट्स लेट। समर में क्या होता है कि जो सूरज है वो निकलता तो जल्दी है लेकिन गुरूब जल्दी नहीं होता। एंड बीइंग अ चाइल्ड ही हैज़ टू फॉलो सर्टेन रूल्स। बच्चे होने के नाते उसको बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आप एज अ स्टूडेंट आपको जल्दी सोएंगे तो ही आप टाइम से सुबह जल्दी उठ के टाइम से स्कूल आ सकेंगे। तो एज अ चिल्ड्रन उसको बहुत सारे रूल्स को जो है फॉलो करना पड़ता है। इन फैक्ट ही एक्सपीरियंस हिज फीलिंग ऑफ सोरो बिकॉज ही फाइंड इट अनफेयर टू गेट अप एंड स्लीप टू अर्ली इन समर। वो इसको समर में उसको ये चीज़ नाइंसाफ़ी लगती है कि ही गेट अप एंड स्लीप टू अर्ली, कि उठ भी जल्दी जाना और गर्मियों में सो भी जल्दी जाना, जबकि सर्दियों में ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग लेट सो रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा लेट उठ भी सकते हैं, लेकिन गर्मियों में अगर हमने सोना जल्दी है तो हमें उठना भी जल्दी ही पड़ता है। तो ये था हमारी पोइम का मेन आइडिया कि किस तरह से सीजन्स जोन से हैं वो एक स्टूडेंट की लाइफ पर इफेक्ट करते हैं, एक चिल्ड्रंस की लाइफ पर अफेक्ट करते हैं। गैप समरी क्या होती है? रीड द फॉलोइंग माइंड मैप टू फिल द गैप ऑफ द समरी। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्चुअली माइंड जो गैप समरी है वो होती क्या है। अ गैप समरी इज वन ऑफ द टेक्निक फॉर राइटिंग अ समरी। गैप समरी एक समरी लिखने की टेक्निक है। समरी को हम उर्दू में कहते हैं खुलासा। ये जो पोइम आपने पढ़ी है, जब आप इसको तरतीब के साथ जुमलों को देकर उसका जो मेन, जिस तरह भी आपने पीछे मेन आइडिया पढ़ा, जब उसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ना तो उसकी समरी बन जाती है। अ गैप समरी इज वन ऑफ द टेक्निक फॉर राइटिंग अ समरी। ये समरी लिखने का ही एक तरीका है। समरी क्या होता है? हमारे पास खुलासा होता है। जब अपनी स्टोरी या अपनी पोइम को शॉर्ट फॉर्म में उसकी शॉर्ट वर्डिंग में बयान करते हैं तो वो हमारे पास समरी बन जाती है। गैप समरी लिखने के यहाँ पे आपको 6 स्टेप्स बताए गए हैं। और क्या क्या स्टेप्स हैं? रीड, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? रीड द टेक्स्ट केयरफुली टू गेट एन आइडिया। सबसे पहले आपके पास जो टेक्स्ट है, जैसे कि आपको ये नीचे टेक्स्ट दिया हुआ है, सबसे पहले आपने क्या करना है? इसको केयरफुली रीड कर लेना है। साथ साथ हम ये स्टेप पढ़ते जाते हैं, इसको सॉल्व करते जाते हैं। तो इसको पहले रीड करना शुरू करते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में उन्होंने हमें क्या किया? रीड द टेक्स्ट केयरफुली टू गेट एन आइडिया। तो हम देखते हैं कि इसमें किस चीज़ के बारे में आइडिया दिया गया, क्या बताया गया।
The main theme is that the season is dash where the poet live affects children daily activities. In winter the dash rise late, while in summer it sets late. The poet is dash because he does not get enough time to play. He has to get up early before sunrise in winter and he has to go to bed before dash in summer. तो हमने अपना जो हमारे पास टॉपिक दिया था, जो हमें पैराग्राफ दिया था, टेक्स्ट दिया, उसको हमने रीड कर लिया। तो इसमें से हमें क्या पता चला, यहाँ पर फिर से सीजन्स के बारे में ही बात हो रही है और बच्चों के बारे में बात हो रही है कि एज अ स्टूडेंट, एज अ चाइल्ड बच्चों के ऊपर जो उनसे वो सीजन है वो कैसे इफेक्ट करते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि इसमें क्या है। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, रीड द सेंटेंस इन द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द गैप। अब इन सेंटेंस को आपने ओरिजिनल टेक्स्ट में पढ़ना है, बट ये तो हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट में है ही नहीं, हमें तो एक पॉइंट दी गई है। तो अगर गैप समरी आपको एक स्टोरी में से आए तो आपने सेकंड स्टेप क्या करना होता है, जो आपको स्टोरी दी गई है वहां पर आपने इन सेंटेंस को पढ़ना होता है। थर्ड स्टेप आपने क्या करना है, स्टार्ट विद ईजीएस्ट गैप। अब इसमें से जो आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगता है आपने उस गैप को फिल कर लेना है। तो पढ़ने से देखें, जो हमें सबसे फर्स्ट वाला तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। द मेन थीम इज डेट द सीजन इन डैश वेयर द पोइट लिव फैक्ट चिल्ड्रन डेली एक्टिविटीज, यानी जहाँ पे पोइट लिव, तो लिव के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड दिया गया है, कहाँ पे रहता होगा, सूरज में तो नहीं ना रह सकता, ना सनसेट में रह सकता है, ना अनहैप्पी में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंग्लैंड। वेरी गुड, सबसे ज्यादा इजीएस्ट गैप हमने फिल कर लिया। अब नंबर 4 का हमारे पास स्टेप है, फोकस ऑन द पार्ट ऑफ स्पीच नीडेड टू फिल इन द गैप। अगर तो आपके पास आपने देखना है कि क्या यहाँ पर कोई पार्ट ऑफ स्पीच मिसिंग है, यानी फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स ले लें, इज एन और द मिसिंग है, या हेल्पिंग वर्ब इज एन इज एम आर वाज व इस तरह की चीजें आपके पास अगर मिसिंग है तो आप उसको फिलअप कर लें। नंबर 5 में आपने आना है, ट्राई आउट डिफरेंट चूज ऑफ द गिवन वर्ड फॉर ईच गैप। अब यहाँ पर एक तो हमने कर लिया, फिर पीछे हमारे पास रह गए सन, सनसेट एंड अनहैप्पी, और आप इसको यहाँ पर फिल कर दें। फिर उसको री रीड द टेक्स्ट टू चेक इफ द गैप्स आर प्रॉपर्ली फिल, और फिर उसको दोबारा से पढ़ें क्या जो आपने यहाँ पे फिल लिखे हैं, ये जो बाकी बच गए थे, इसको जो आपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखे हैं, क्या वो ठीक है। अगर तो ठीक है तो आपने इसका मतलब आपकी गैप समरी जो आपने फिलअप की वो बिल्कुल करेक्ट है, और अगर तो वो सेंटेंस मेकिंग ठीक नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि हमारे पास गैप समरी का जो हमने ये जो बॉक्सेस ब्लैंक्स फिल की हैं वो करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा हो गया। सेकेंड सेंटेंस हम पढ़ते हैं, इन विंटर द डैश राइज लेट, सर्दियों में क्या चीज लेट से निकलती है, सन। वाइल इन समर इट सेट्स लेट, और गर्मियों में ये देर से गुरूब होता है। द पोइट इज डैश बिकॉज ही डज नॉट गेट इनफ टाइम टू प्ले। अब पोइट के पास ज्यादा टाइम नहीं है खेलने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, अनहैप्पी। वेरी गुड, he has to get up early before sunrise in winter and he has to go to bed before sunset in summer। ये हमारे पास हमारी गैप समरी फिल होगी। गैप समरी क्या होती है, गैप समरी जो सी है हमारे पास एक समरी को करने की बहुत ही ईजीएस्ट टेक्निक है, जिसके लिए हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने अपने सेंटेंस को अच्छे से, हमारे पास ये जो टेक्स्ट दिया गया है उसको अच्छे से रीड करना है, देखना है कि उसका आइडिया क्या है। फिर जो आपके पास जो मेन स्टोरी है उसमें से आपने जाके इन सेंटेंस को रीड करना है, वहां से जाके इसको समझना है। थर्ड स्टेप में जो आपको सबसे ज़्यादा इजी गैप लगता है आपने उसको सॉल्व करना है। फोर्थ स्टेप में आपने पार्ट ऑफ स्पीच को देखना है कि अगर यहाँ पे कहीं पर भी पार्ट ऑफ स्पीच की ज़रूरत है तो उसको फिलअप करना है। फिर आपने अपनी तमाम जो ब्लैंक्स वहाँ पर गैप दिए होंगे उनको फिल करके अपने टेक्स्ट को दोबारा से अच्छे से रीड करना है कि जो आपने गैप फिल किए हैं क्या वही वर्ड्स यहाँ पर आने हैं, उनको लगाने से हमारी सेंटेंस मेकिंग करेक्ट हो रही है या नहीं। अंडरस्टैंड, ये था हमारा गैप समरी का कॉन्सेप्ट। कम टू द नेक्स्ट, फोनिक फोकस। अब हम पढ़ेंगे फोनिक फोकस। प्रोनाउंसिएशन कीज, कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं एंड वोवल्स ये तो आप सबको पता है। ये कॉन्सोनेंट्स और वोवल वर्ड्स A-E-I-O-U 5 वर्ड्स अल्फाबेट में से होते हैं हमारे पास, और उसके वोवल वर्ड्स को निकाल के हमारे पास जितने भी वर्ड्स बन जाए वो कौन से वर्ड्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके ये कॉन्सोनेंट्स दिए गए हैं और ये वोवल वर्ड्स दिए गए हैं। अब इनको पढ़ने का कुछ उन्होंने तरीका बताया हुआ है। प्रोनाउंसिएशन कीज, यहाँ पे आपने प्रोनाउंसिएशन कीज पढ़ा, तो प्रोनाउंसिएशन कीज होती क्या है। प्रोनाउंसिएशन कीज आर यूज्ड टू शो हाउ अ लेटर साउंड इज प्रोनाउंस्ड, यानी
प्रोनाउंसिएशन कीज की मदद से हमें पता चलता है कि हमने किसी लेटर को प्रोनाउंस कैसे करना है। और जब हम इसको देखते हैं, इस तरह के सारे वर्ड जब आप डिक्शनरी यूज़ करते हैं तो उसमें से इस तरह से लिखे दिए गए होते हैं। आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में यूज़ ऑफ डिक्शनरी में पढ़ेंगे भी, और आपको बहुत सारे वर्ड्स ऐसे नज़र भी आएंगे। तो जो इस तरह से स्लैश लगा के, यानी ब्रैकेट स्लैश, वैसे इसको स्लैश बोलते हैं, इस तरह में दे दिए जाएँ तो वो फोनिक कीज होती हैं। वो क्या होती हैं? फोनिक कीज होती हैं। तो आपने अपनी डिक्शनरी में से कुछ इस तरह से वर्ड्स लिखने और उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने। इसके अलावा आपने इनको भी अच्छी तरह से पढ़ना है। जैसे बी है तो इसका प्रोनाउंसिएशन कीज इसको दी हुई, यानी आपने बी तो इसके सारे वर्ड्स किससे शुरू होंगे? जैसे बैग, बबल, बेड, रब, यानी बी की आवाज़ आनी चाहिए बीच में। इसी तरह से आपने शॉर्ट और वोवल लॉन्ग वर्ड्स को भी शॉर्ट वोवल, लॉन्ग वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड्स को प्रोनाउंसिएशन कीज के साथ रीड आउट करना है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आ जाते हैं वोकैबुलरी फोकस पर। वोकैबुलरी फोकस के जरिए हमें पता चलेगा कि हम एक ही वर्ड यानी एक ही वर्ड की जगह और किस तरह से डिफरेंट उसके मीनिंग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे होपिंग पर, होपिंग का उर्दू में मतलब क्या होता है? फैलांगना, कूदना। तो इसको हम इंग्लिश में इसका और किस तरह से रीड कर सकते हैं? ऑफ अ पर्सन मूव बाय जंपिंग ऑन वन फुट। जब आप अपने एक पाँव के ऊपर कूदते हैं तो उसको भी होपिंग कहते हैं। इंसानों के लिए होपिंग ये चीज़ हो जाएगी। और ऑफ एन एनिमल और अ बर्ड टू मूव बाय जंपिंग विद ऑल और बोथ फीट टुगेदर। और जब जानवर और परिंदे अपने दोनों पाँव के जरिए, अपने दोनों कदमों के जरिए जब कूदते हैं तो इंसान इंसान जो है वो एक पाँव के जरिए कूदेगा तो उसको हॉपिंग कहेंगे, और जानवर जो है दोनों पाँव के जरिए कूदेगा तो उसको हॉपिंग कहेंगे। और उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं? फैलाना या कूदना। ग्रोन अप का मतलब हमने क्या पढ़ा था? बड़ा होना, यानी कि बढ़ना। स्पेशली इन चिल्ड्रन यूज एन अडल्ट जो बड़े हो चुके हों, यानी कि एज अ स्टूडेंट आ जाए 14-15 एज लेवल। सीन का मतलब होता है दिखाई। गिव द इम्प्रेशन टू बीइंग समथिंग और हैविंग अ पर्टिकुलर क्वालिटी, यानी कि किसी चीज़ को दिखाई देना, उसको देखना कह सकते हैं आप इसको। क्वाइट का मतलब मैंने पढ़ा था काफ़ी या मुकम्मल, एब्सोल्युटली, कंप्लीटली। इसकी जगह हम दोनों की जगह इसके ये पे हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। वे का मतलब होता है तरीका, मेथड, स्टाइल और अ मैनर टू डू समथिंग। किसी काम को करने का एक वे कहते हैं ना कि इस काम को करने का ये वे है, तो इस तरह से वे की जगह हम का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टाइल और मैनर का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। ये था। अब हमारे पास आ जाएगा यूज़ ऑफ डिक्शनरी। जैसे कि अभी मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन कीज में ही बताया था कि हम यहाँ पर आगे जाके यूज़ ऑफ डिक्शनरी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है? अ डिक्शनरी इज अ बुक विच लिस्ट द वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड गिव देयर मीनिंग। डिक्शनरी में क्या होता है? डिक्शनरी में हमारे पास ABC के अकॉर्डिंग बहुत सारे वर्ड्स दिए होते हैं और आगे उनके मीनिंग्स भी बताए होते हैं, और वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होते हैं। यानी कि अगर A के बाद B आ रहा है तो C, D, इसी तरह से, यानी कि A के बाद F वाले वर्ड्स आगे, फिर F के बाद Z वाले वर्ड्स आगे, इस तरह से भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में दिया जाता है। तो ये हमारे पास आप सब ने डिक्शनरी देखी होगी और आप सबके पास मौजूद भी होगी। तो यहाँ पर उन्होंने एक वर्ड होप लिया, उसको बताया कि हमने डिक्शनरी में जो आगे लिखा होता है उसको क्या होता है। जैसे होप के आगे लिखा होता है वर्ब, तो इससे हमें पता चल रहा है कि होप क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है, यानी होप क्या है? वर्ब है। ये नाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, वर्ब नहीं है, ये क्या है? वर्ब है। इसकी प्रोनाउंसिएशन कीज देखिए स्लैश में दे दें, यानी इसकी प्रोनाउंसिएशन कीज होगी स्लेबल हमने पढ़ा हुआ है। स्लेबल कहते हैं मतलब जब हम अपने वर्ड को डिवाइड कर दें उसकी प्रोनाउंसिएशन को ईजी करने के लिए उसको हम लोग स्लेबल कहते हैं। अगर इसके अंदर स्लैश होती, जिस तरह होता है होटल, HO हो, फिर आगे TEL होटल, तो दो स्लेबल में डिवाइड हो गया ना। तो ये होप, ये तो इसका स्लेबल ही है कि अगर इसका दो स्लेबल होता तो यहाँ पर उन्होंने स्लैश डाल के इसको डबल ट्रिपल स्लेबल जितने भी होते हैं उसमें डिवाइड कर देते। तो फर्स्ट पे हमें वर्ड दिया होता है करेक्ट स्पेलिंग के साथ, नेक्स्ट पे हमारे पास उसकी पार्ट ऑफ स्पीच दी गई होती है, थर्ड पे हमारे पास प्रोनाउंसिएशन कीज होती हैं, और फोर्थ पे उसका स्लेबल डिवाइड किया गया होता है। उसके बाद उसके 2 या 3 या जितने मीनिंग्स हम इस्तेमाल वहाँ पे जो बहुत हमारी आम जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं उस लिहाज से उसके मीनिंग दिए होते हैं। जैसे यहाँ पर इसके होप के 3 मीनिंग्स बताए हुए हैं, मीनिंग 1, मीनिंग 2 एंड मीनिंग 3। मीनिंग 1 में पर्सन के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा कि जब कोई इंसान अपने एक कदम एक पाँव के ऊपर कूदता है तो उसको हम लोग होप बोलते हैं। नीचे आपकी आसानी के लिए समझने के लिए उन्होंने एक सेंटेंस भी बनाया हुआ है कि सेंटेंस, इसको हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। शी कुड नॉट पुट हर वेट ऑन हर एंकल एंड हैड टू होप एवरीवेयर।
अ लिटिल बॉय होप टू वर्ड हिज फादर, यानी आप होप को इस तरह से अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आगे एनिमल के बारे में बताया, ऑफ एन एनिमल और अ बर्ड टू मूव बाय जंपिंग विद ऑल और बोथ फीट टुगेदर। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले ही बताया होप के बारे में, होपिंग में, कि जो जानवर और परिंदे जब अपने दोनों पाँव के ऊपर कूदे तो उसको क्या कहते हैं, जब वो होपिंग जोन सी होगी वो जानवर और परिंदों की होगी, और जब इंसान एक कदम पर कूदे तो वो होपिंग इंसानों की हो जाएगी। थर्ड इसका दिया हुआ है क्विकली, आगे इसका यहाँ पे आपके पास सेंटेंस मेकिंग में भी, जानवरों के लिए भी सेंटेंस मेकिंग दी हुई है। अ कैंटू हैज होपिंग अराउंड ऑन दी पाथ, अ रैट होप द फेंस। क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, होप का मतलब हम लोग एज अ वर्ब भी इसको इस्तेमाल, जैसे अभी हमने पढ़ाई है तो वैसे होता भी एक वर्ब ही है, तो इसका एक थर्ड मीनिंग ये भी है कि क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बहुत जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। शी होप्ड आउट ऑफ द कार एट द ट्रैफिक लाइट, आई होप्ड ऑन द नेक्स्ट ट्रेन, कि मैं जल्दी से दूसरी ट्रेन पर चला जाऊंगा। ठीक है, इस तरह से आप एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जाने को भी हम लोग क्या कहते हैं, होप के मायनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, तो ये हो गया हमारा यूज ऑफ डिक्शनरी। हम यूज ऑफ डिक्शनरी कैसे देखते हैं, सबसे पहले हमें करेक्ट स्पेलिंग के साथ वर्ड दिया जाता है, फिर उसकी पार्ट ऑफ स्पीच बताई जाती है, फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन कीज बताई जाती हैं, और देन उसका सिलेबस बताया जाता है। फिर उसके जितने डिफरेंट मीनिंग होते हैं वो सेंटेंस मेकिंग के साथ आपको डिक्शनरी में प्रोवाइड किए जाते हैं। डिक्शनरी आपके लिए बहुत यूजफुल है, तो आप सबको चाहिए कि आप अपने पास एक डिक्शनरी रखें और हर मुश्किल वर्ड्स को उसमें से आराम से तलाश कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ग्रामर फोकस। ग्रामर फोकस में हम लोग देखेंगे कि ग्रामर, मैंने जैसे आपको मैं हमेशा से बताती आती हूँ कि ग्रामर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ग्रामर्स के रूल से हम उनसे फेमिलियर नहीं होंगे, हम लोग इंग्लिश को प्रॉपरली नहीं पढ़ सकेंगे, ना ही उसको प्रॉपरली लिख सकेंगे। सो इंग्लिश को प्रॉपरली पढ़ने और समझने के लिए ग्रामर फोकस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम ग्रामर फोकस में पढ़ेंगे कॉमन और प्रॉपर नाउन। कॉमन और प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन, ऑल कॉमन नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन, और ऑल स्पेशल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। वो तमाम आम अल्फाज जो आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं, और जो स्पेशल चीज़ों के नाम होते हैं उनको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। अंडरस्टैंड। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, प्रॉपर नाउन के वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल आता है। कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं लिखा जाता। इस तरह से हमें और इजीली हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कौन सा कॉमन नाउन है और कौन सा प्रॉपर नाउन है। अगर तो आपके पास वो अल्फाबेट में आपके पास जो है वो कैपिटलाइज लिखा होगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा, और अगर वो कैपिटलाइज नहीं होगा तो वो आपके पास कॉमन नाउन हो जाएगा। प्रॉपर और कॉमन नाउन का ये आपके पास डिफरेंस हो गया। अंडरस्टैंड। तो कॉमन नाउन क्या है, जो तमाम आम चीज़ों के नाम है वो कॉमन नाउन कहलाते हैं, और जो तमाम खास चीज़ों के नाम है वो प्रॉपर नाउन। जिस तरह खास चीज़ों में हो गया होली कुरान, ठीक है, लाहौर सिर्फ एक ही जगह का नाम है ना, इसके अलावा तो और किसी का नहीं है ना। अब जिस तरह चेयर्स तो दुनिया में इतनी सारी हैं, टेबल्स, ये सारे कॉमन नाउन में शामिल हो गए। अंडरस्टैंड। और नेमिंग वर्ड्स जितने भी एकदम वो चाहे वो नाम, अब जिस तरह नाम है आयशा तो कितने सारी लड़कियों का नाम होता है, लेकिन नाम ही है। नाम जितने भी हों वो सारे किसमें शामिल होते हैं आपके पास प्रॉपर नाउन में। और नाम कोई किसी भी जगह, किसी भी इंसान, किसी का भी नाम है, उसका फर्स्ट वर्ड हमेशा आप किस में लिखते हैं, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखते हैं। यहाँ पर आप लोग को एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें जितने भी ब्लू से लिखे गए हैं वो प्रॉपर नाउन है। देखिए संडे सिर्फ एक ही संडे होता है ना, तो एक ही नाम है तो इसको, और देखिए इसका फर्स्ट वर्ड भी क्या लिखा गया है, फर्स्ट लेटर फर्स्ट वर्ड का कैपिटल लिखा गया। इसी तरह लाहौर का एल भी कैपिटल है, तो इससे हमें तो फौरन पता चल गया कि ये क्या है। अच्छा, अब इधर देखिए, यहाँ पर जू का जी दिया हुआ है स्मॉल, यहाँ पर जू का जी दिया हुआ है कैपिटल। क्यों? क्योंकि इसके साथ लाहौर लग गया, इसको एक स्पेसिफिक नेम स्पेशल नेम मिल गया, तो ये बन गया प्रॉपर नाउन। जू तो चिड़ियाघर, वो तो कोई भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका जी स्मॉल है, तो कॉमन नाउन का जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल आता है, और प्रॉपर नाउन का जो वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल आता है। इसी तरह से आपके पास ये बाकी वर्ड्स भी दिए हुए हैं जिसको आप इजीली रीड डाउन कर सकते हैं। फिर से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि जो ऑल कॉमन वर्ड्स होते हैं और कॉमन नेम्स होते हैं वो सारे कॉमन नाउन कहलाते हैं, और ऑल स्पेशल वर्ड्स होते हैं वो सारे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। Think of the 3 examples of proper and common noun each and write them in the correct column. Use them in your sentence. यहाँ पर अब आपको कॉलम दिया गया प्रॉपर नाउन के लिए, कॉमन नाउन के लिए। वो आपसे कह रहे हैं कि खुद से कुछ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को सोचें और यहाँ पर उनकी सेंटेंस मेकिंग करें।
जैसे कि पाकिस्तान, आवर कंट्री नेम इज पाकिस्तान। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट। देखिए मैंने इन सबके फर्स्ट लेटर्स क्या लिखे हैं, कैपिटल। प्रॉपर नाउन के फर्स्ट लेटर्स क्या होते हैं, हमेशा कैपिटल होते हैं। इसी तरह सिटी, आई लिव इन अ सिटी। बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। क्लाउडी, इट्स अ क्लाउडी डे। अंडरस्टैंड, ये सारे हो गए कॉमन नाउन। नेक्स्ट आ जाता है कलेक्टिव, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। कलेक्टिव, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन वो होती हैं जो काउंट किए जा सके और वो सिंगुलर और प्लूरल्स दोनों फॉर्म में होते हैं। काउंटेबल नाउन कौन से नाउन होते हैं? जिनको हम लोग काउंट कर सकें और वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो अनकाउंटेबल हैं, नाम से ही जाहिर हो रहा है, अनकाउंटेबल नाउन जो से हैं उनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते और उनको काउंट ही नहीं कर सकते, इस वजह से उनके प्लूरल जो से हैं वो नहीं होते। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है कि आपके पास नाम एक होता है लेकिन उसके अंदर चीज़ें बहुत सारी होती हैं। जैसे पीपल नाम तो एक है लेकिन इसका मतलब क्या होता है? लोग। तो लोग में तो कितने सारे लोग शामिल होते हैं। अब जिस तरह टीम, नाम एक है लेकिन उसमें शामिल कितने सारे लोग होते हैं। जैसे आपकी क्लास 7, नाम तो सिर्फ एक है ना, क्लास 7, तो क्या उसमें बच्चे भी 7 हैं? ऐसे नहीं है, आपकी क्लास में कितने सारे बच्चे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कलेक्टिव नाउन कि उनका नाम जो सा है वो एक हो लेकिन उसके अंदर चीज़ें जो सी हैं वो बहुत सारी हों, तो वो हमारे पास क्या हो जाती हैं? कलेक्टिव नाउन हो जाती हैं। अंडरस्टैंड, यहाँ पर इस तरह आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें जो रेड से हाईलाइट किए गए हैं वो काउंटेबल नाउन है, ब्लू वाले अनकाउंटेबल नाउन है और ग्रीन वाले कलेक्टिव नाउन है। जिस तरह से इंसेक्ट तो कॉलोनीज ऑफ इंसेक्ट। अब नाम एक है कि इंसेक्ट की कॉलोनीज, तो उसमें शामिल तो कितने सारे होंगे। आर्मी ऑफ आंट नाम एक है तो आर्मी एक इंसान से तो नहीं ना बनती, उसमें तो कितने सारे लोग शामिल होते हैं। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो नाम एक रखती हों लेकिन उसमें लोग बहुत सारे शामिल हों वो कलेक्टिव नाउन कहलाती हैं। और काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, इनको हम काउंट नहीं कर सकते इसलिए ये प्लूरल्स भी नहीं रखती। काउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इनको काउंट किया जा सकता है, इसलिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। अंडरस्टैंड, राइट अ पैराग्राफ ऑन द गिवन टॉपिक फ्रूट्स इन समर यूजिंग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब आपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करते हुए फ्रूट इन समर के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है अपनी नोटबुक पे। राइट 5 कलेक्टिव काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन ईच इन योर नोटबुक एंड यूज देम इन योर सेंटेंसेस। इसके अलावा आपने 5 कलेक्टिव काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स लिखने और उसको अपने सेंटेंसेस में। प्रोनाउन एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, वो वर्ड जो हम लोग नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, हिम, हर, देयर एटसेट्रा, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं जो हम लोग नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन दो तरह से इस्तेमाल होते हैं। एज अ सब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा होता है, और ऑब्जेक्ट जो काम जिस पर काम किया जा रहा होता है। तो बाज़ औक़ात प्रोनाउन जो से हैं वो एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होते हैं, बाज़ प्रोनाउन जो से हैं वो एज अ ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होते हैं। प्रोनाउन को हम लोग 3 कैटेगरीज में पढ़ते हैं, या आप लोग 6-7 में आपने इसको पढ़ा होगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, 3 में डिवाइड किया जाता है इसको। फर्स्ट पर्सन में हम अपने बारे में बात करते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगल है आई, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? वी, यानी आई मैं, वी हम। सेकंड पर्सन यू, तुम्हारा, अगर मैं आपके बारे में जिक्र कर रही होंगी तो योर, इसका प्लूरल भी क्या होता है? यू का प्लूरल भी हमेशा यू ही होता है। थर्ड पर्सन में हम लोग किसी और के बारे में जैसे उस, इसका वगैरह में बात कर सकते हैं, ही, शी, इट, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा, जैसे उसके, उसकी। अंडरस्टैंड, तो इस तरह वाले सारे वर्ड्स क्या होंगे? प्रोनाउन में एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे। इसके लिए हम नीचे आपको एग्जांपल दिए हुए, यहाँ पे एग्जांपल पढ़ लेते हैं। द किटन इज क्यूट बट समटाइम इट क्राइज अ लॉट। किटन जो से किसको कहते हैं? बिल्ली के बच्चे को, बहुत क्यूट है लेकिन बाज़ औक़ात तो बहुत ज़्यादा रोता है। अब देखिए इट आ गया, यहाँ पे इट इस्तेमाल हुआ है तो ये क्या होगा? एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया। शी भी एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। इसी तरह वी, आई, ही, दे। इसको एक और इसकी पहचान करने का आसान तरीका ये है कि हमें कैसे पता चल जाएगा कि ये प्रोनाउन सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। अगर तो प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो वो हमेशा एज अ सब्जेक्ट होगा, क्योंकि सेंटेंस के
स्टार्टिंग ही हमेशा सब्जेक्ट से होती है, सब्जेक्ट कभी भी सेंटेंस के लास्ट पर इतना नहीं जाता है। अंडरस्टैंड? तो इससे भी हम लोग को पहचान हो जाएगी। देखिए सेंटर में आ जाएगा, लास्ट पे जो सा वो सब्जेक्ट हमारा नहीं आता है। ठीक है, एक आपके पास ये आप इजीली इसको डिफरेंस इसको देख सकते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब एज अ ऑब्जेक्ट किस तरह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? फर्स्ट पर्सन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट में मी, और प्लूरल में इस्तेमाल कर सकते हैं आवर में, आर में। सेकंड में हम लोग यू का प्लूरल भी जैसे हमने ऊपर पढ़ा था यू ही रहता है। थर्ड पर्सन में हिम, हर, इट को हम चेंज कर देते हैं देम में। इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे आई लाइक दिस किटन, मुझे ये पसंद है। आई सा इट लास्ट वीक, मैंने इसको पिछले हफ्ते देखा था। नाहिद सेड गुड बाय टू हर फ्रेंड एंड वेंट टू होम, उसने अपने दोस्तों को गुड बाय कहा और घर चली गई। अंडरस्टैंड? तो वो तमाम इस तरह के वर्ड जो प्रोनाउन जो सेंटेंस के शुरू में आगे वाला सब्जेक्ट कहलाते हैं, और जो सेंटेंस के सेंटर में या लास्ट पे चले जाएं वो क्या कहलाते हैं? एज एन ऑब्जेक्ट हो जाते हैं प्रोनाउंस। राइट 5 सेंटेंस विद प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन योर नोटबुक। अब अपने नोटबुक में आप लोगों ने 5 सेंटेंस लिखने हैं जो प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं और प्रोनाउन उसमें एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पर हमें राइटिंग फोकस में फर्स्ट पॉइंट दिया गया है माइंड मैप का। माइंड मैप क्या होता है? अब माइंड मैप इज अ टेक्निक यूज टू गैदर आइडिया अबाउट एनी टॉपिक। माइंड मैप, माइंड मीन आपका दिमाग, ख्याल, और मैप मतलब नक्शा। जब आपको एक टॉपिक दे दिया जाए और उसके आपको कुछ हिंट्स बता दिए जाए, यानी टॉपिक के आपको एक टॉपिक दिया गया कि आपने इस पर एक पैराग्राफ लिखना है, वहाँ पे आपको हिंट भी दे दिए गए कि आपने इन हिंट्स के अकॉर्डिंग लिखना है, तो वो हिंट्स और वो टॉपिक का हिस्सा क्या बन जाता है? माइंड मैप बन जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? माइंड मैप। और ये कोई भी पैराग्राफ लिखने का बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि इसमें हमें ऑलरेडी हिंट्स दे दिए जाते हैं जिनकी मदद से हम लोग बहुत आसानी से कोई भी पैराग्राफ, कोई भी ऐसे वगैरह लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक टॉपिक दिया सीजन, और उन्होंने आपको एक माइंड मैप दे दिया, 5 हिंट दे दिए आपको कि इन हिंट्स को इस्तेमाल करते हुए आप लोग अपना एक पैराग्राफ लिख लें। जैसे कि आप उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में लिख लें, आपको उस सीज़न के बारे में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद वो लिखें, फिर आप बताएं कि उस सीज़न के आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात पड़ते हैं, और उस सीज़न में वेदर कंडीशन कैसा होता है, यानी उस सीज़न का मौसम कैसा रहता है, ज़्यादा बारिशें होती हैं, हवाएँ चलती हैं, इस किस्म की बातें आ जाएंगी। फेवरेट आप लोग को सीज़न के बारे में क्या ज़्यादा पसंद है। तो ये इन 5 हिंट्स को लेते हुए हम लोग बहुत आसानी से सीज़न के बारे में एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? माइंड मैप कहलाएगा। राइट अ पैराग्राफ ऑफ 30 to 40 वर्ड्स ऑन द सीजन ऑफ लाइफ इन योर नोटबुक, यूज द वर्ड्स गिवन अबव। उन्होंने फिर से आपको कहा है कि आप द सीजन ऑफ द लाइफ, आपको एक टॉपिक दे दिया, उन्होंने क्या इन पॉइंट्स को, इन हिंट्स को, इस माइंड मैप को इस्तेमाल करें और इसके ऊपर एक 30 to 40 लाइन्स का पैराग्राफ लिख लें। ये हो गया आपके पास माइंड मैप। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं राइटिंग अ समरी। समरी क्या होती है? मैंने आपको गैप समरी में बताया था कि समरी किसको कहते हैं? खुलासे को कहते हैं। समरी इज अ ब्रीफ पैराग्राफ अबाउट अ पोएम और अ टेक्स्ट। जब हम किसी पैराग्राफ, किसी स्टोरी को या किसी ऐसे को शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, यानी उसकी जो मेन पॉइंट्स है वो सारे बता दें, तो उसको हम लोग कहते हैं समरी। समरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है पोएम के लिए, इससे हमें उसका मेन आइडिया पता चल जाता है। समरी लिखने के कुछ रूल्स हैं, यहाँ पर 6 रूल्स हमें समरी लिखने के बताए गए हैं। हम वो पढ़ लेते हैं कि समरी जो लिखे गए हैं उसके 6 रूल्स क्या हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आप लोग को आपकी ही पॉइंट जो अभी आपने पढ़ी उसकी लास्ट वाली 4 लाइन्स दी गई हैं। एंड डज इट नॉट सीम हार्ड टू यू व्हेन ऑल द स्काई इज ब्लू, क्लियर एंड ब्लू, देन एंड आई शुड लाइक सो मच टू प्ले टू हैव टू गो टू बेड बाय डे। इन 4 लाइन्स की अब उन्होंने आपको कहा है कि इसकी समरी करें। अब हम किस तरह से करेंगे? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? रीड द टेक्स्ट इन डिटेल। आप सबसे पहले अपने टेक्स्ट को डिटेल में पढ़ें कि आपको यहाँ पर क्या चीज़ बताई गई है, क्या चीज़ दी गई है। तो जब आपने टेक्स्ट को डिटेल में आपने रीड किया तो हमने क्या देखा कि इसमें हमें पॉइंट कह रहा है कि आपके लिए आपके लिए ये मुश्किल नहीं होता देखना कि तमाम आसमान जिस वक्त बिल्कुल नीला है, बिल्कुल साफ है और आप और खेलना चाहते हैं लेकिन आपको बिस्तर पर जाना पड़ गया। आपने इसको रीड कर लिया, आपको समझ आ गया कि इसमें क्या बताया गया है। हाईलाइट द कीवर्ड्स, इसके में से जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर लें। थर्ड में आप आ जाए अंडरलाइन द टॉपिक सेंटेंस इन द ईच सेंटेंस एंड बोल्ड इट। अब इसमें से जो टॉपिक सेंटेंस है उसको अंडरलाइन कर लें और हमेशा जो हमारे पास फर्स्ट लाइन दी होती है वही हमारे टॉपिक सेंटेंस से रिलेट होती है, हम उसको रीड कर लेते हैं कि इसमें टॉपिक यानी हमारे सेंटेंस का टॉपिक इस वक्त क्या है। टॉपिक तो हमेशा स्टार्ट में दिया जाता है ना, एंड डज इट नॉट सीम टू हार्ड टू यू, तो इसका टॉपिक क्या हो जाएगा कि आपके लिए देखना मुश्किल नहीं है। ये 3 पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए। सबसे पहले आपने टेक्स्ट
पढ़ लिया, उसके बाद आपने इसमें से कीवर्ड्स हाईलाइट कर लिए, उसके बाद आपने इसमें से आपने अपना टॉपिक जो सा सेंटेंस था अंडरलाइन कर लिया। नंबर 4 में आपने देखना है थिंक ऑफ द सिनोनिमस ऑफ द हाईलाइटेड कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, यानी जो वर्ड्स आपको आसान लग रहे हैं, जो आपने मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आपने वो वर्ड्स हाईलाइट कर लिए तो आपने ढूंढना है इनके सिनोनिमस क्या है। जैसे अभी हमने वोकैबुलरी का फोकस पढ़ा था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि वोकैबुलरी में हमें पता चलता है कि हम एक ही वर्ड की जगह और किस तरह से मुख्तलिफ और दूसरे वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिनोनिमस का मतलब भी मुतरादिफ होता है, यानी एक वर्ड की जगह हम उसी का दूसरा कोई और मायने लिख सकते हैं। इसी तरह आपने उनके सिनोनिमस ढूंढने हैं कि अच्छा हार्ट की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लियर की जगह, ब्लू की जगह, गो टू बेड की जगह हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपने सिनोनिमस ढूंढ लिए। 4th स्टेप हमारा ये हो गया। 5th स्टेप में आपने राइट द थीम ऑफ द टेक्स्ट। अब आपने जो टेक्स्ट पढ़ा आपने इसका थीम लिख दिया, यानी इसका थीम क्या हो गया कि शायद जो सा वो इसमें कह रहा है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि जब आसमान बिल्कुल साफ हो, नीला हो और हमारा दिल और चाह रहा हो खेलने को, लेकिन हमें बिस्तर पर जाना पड़ जाता है। ये इसका थीम हो गया। अब आपने लास्ट स्टेप नंबर 6 में क्या करना है, Write a paragraph by writing the theme with synonymous of the highlighted keyword and adding a new word related to its theme। और फिर आपने इस थीम के साथ और इसके जो हाईलाइटेड वर्ड थे उनके सिनोनिमस को ऐड करके एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लेना। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, समरी लिखने के। जिस तरह गैप समरी के भी हमने 6 स्टेप किए, इसी तरह से अगर हमें सिंपल समरी लिखनी हो उसके लिए भी हमें 6 स्टेप होते हैं। समरी लिखने का फर्स्ट रूल हमेशा एक ही है, वो गैप और राइटिंग दोनों के लिए है कि सबसे पहले आपने अपने टेक्स्ट को क्लियरली पढ़ना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास टेक्स्ट में क्या दिया गया है। सेकंड में आपने फिर अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेना है। थर्ड में आपने अपना टॉपिक सेंटेंस ढूंढ लेना है। 4th स्टेप में आपने हाईलाइटेड कीवर्ड्स के सिनोनिमस ढूंढने हैं। 5th स्टेप में आपने उस टेक्स्ट का थीम लिख लेना है और लास्ट स्टेप में आपने थीम और हाईलाइटेड कीवर्ड्स के सिनोनिमस को मिक्स करके एक अच्छा सा पैराग्राफ रेडी कर लेना है। राइट द समरी ऑफ द पोएम बैड इन समर इन योर नोटबुक। अब मैंने यहाँ पर आपको 6 स्टेप बताए समरी लिखने के। इन 6 स्टेप को फॉलो करते हुए आपने अपनी पोएम पढ़नी है, उसमें से आपने कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं, सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस हाईलाइट करने हैं, उसका थीम लिखना है, सिनोनिमस हाईलाइट करने हैं और इस तरह से आपने इसकी एक अच्छी सी समरी अपनी नोटबुक्स पर लिखनी है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। सबसे पहले हमारी पोइम किसके बारे में थी, द पोइट्स वांट टू टेल अस दैट ही कांट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर बिकॉज ऑफ सीजन। इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे पोइट ने हमें क्या बताया कि एज प्योर सीजन्स की वजह से जो सा स्टूडेंट है, ये एक चाइल्ड है, वो अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाता, ना ही वो ब्यूटी ऑफ नेचर यानी कुदरत की खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो सकता है। उसके बाद हमने गैप समरी के बारे में पढ़ा कि गैप समरी क्या होती है। गैप समरी क्या होती है, एक समरी लिखने की बहुत ही ईजी टेक्निक है। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ आता है, वर्ड बैंक आ जाते हैं, आपके पास गैप दिए होते हैं, उन वर्ड बैंक के जरिए आपने आसानी से उस समरी को फिलअप करना होता है। नेक्स्ट में हमने यूज ऑफ डिक्शनरी पढ़ा कि डिक्शनरी का यूज़ क्या है। डिक्शनरी का यूज़ मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपके पास करेक्ट स्पेलिंग लिखी होती है वर्ड के, देन आपके पास बताया होता है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, यानी ये नाउन है, ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, ये सब कुछ बताया होता है। थर्ड स्टेप में आपके पास उसकी प्रोनाउंसिएशन कीज आ जाती हैं और फोर्थ में आगे आपको उसके सिलेबल बताए होते हैं, यानी ये जो वर्ड है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, हम इसको कितनी आसानी से डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। फिर आगे उसके डिफरेंट मीनिंग्स दिए गए होते हैं उसके सेंटेंस के साथ। इस तरह से हम बहुत आसानी से डिक्शनरी का यूज़ करते हुए किसी भी डिफिकल्ट वर्ड का मायने निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर, कलेक्टिव, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा। कॉमन नाउन क्या था, जिसको हम उर्दू में इसम नकरा भी कहते हैं। तो वो तमाम आम नाम जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं, और तमाम प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो किसी स्पेशल चीज़ का नेम होते हैं। कॉमन नाउन का जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल नहीं आता, जबकि प्रॉपर नाउन का हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। उसके बाद हमने कलेक्टिव नाउन पढ़ा कि कलेक्टिव नाउन में नाम तो एक होता है लेकिन उसके अंदर चीज़ें बहुत सारी शामिल होती हैं। जिस तरह आपका स्कूल, इसका नाम तो एक है लेकिन इसके अंदर लोग कितने सारे शामिल हैं। उसके बाद हमने काउंटेबल नाउन पढ़ा कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन हमारे पास क्या है,
काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इनको काउंट कर सकते हैं। सो दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। उसके बाद हमने पढ़ा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इनको काउंट ही नहीं कर सकते, इसलिए सिंगुलर और प्लूरल नहीं रखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट पढ़ा कि प्रोनाउन पे कैसे हम लोग एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर तो प्रोनाउन हमारे पास सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है जैसे ही, शी, इट, आई वगैरह, तो वो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। और अगर वो बता रहा है किसी काम के मुतालिक इसमें ये काम हो रहा है या इसके बारे में किया जा रहा है, तो आपके पास एज अ सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये वो लास्ट पे आ जाएगा। उसके बाद हमने इसमें माइंड मैप और राइटिंग समरी पढ़ी। माइंड मैप मैंने आपको बताया कि माइंड मैप अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि हमें एक टॉपिक दे दिया जाता है और उसके बारे में हमें हिंट दे दिए जाते हैं। उन हिंट्स के अकॉर्डिंग फिर जब हम कोई पैराग्राफ लिखें तो उस चीज़ को हम लोग माइंड मैप कहते हैं। उसके बाद हमने समरी लिखना पड़ा कि समरी को हम लोग किस तरह से लिखते हैं। समरी को हम लोग उर्दू में खलासा कहते हैं। किसी भी टेक्स्ट को शॉर्ट फॉर्म में लिख देना क्या कहलाता है? समरी कहलाता है। इन 6 स्टेप के जरिए आप आसानी से किसी भी चीज़ की समरी को लिख। हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं होमवर्क की तरफ। आपने सबसे पहले जो अपनी नोटबुक में होमवर्क करना है वो आपने राइट द आंसर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन फोकस करना है। उसके बाद आपने पैराग्राफ लिखना है फ्रूट इन समर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को यूज करते हुए। देन आपने राइट अ सेंटेंस लिखना है विद करेक्ट प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। करेक्ट आपने प्रोनाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज करते हुए 5 to 6 सेंटेंसेस बनाने हैं। उसके बाद आपने सीजन ऑफ लाइफ पे एक पैराग्राफ लिखना है 30 to 40 वर्ड का, जैसे भी हमने प्रीवियस पेज पे पढ़ा माइंड मैप का यूज करते हुए। और ये आपने ट्यूसडे वाले दिन अपनी कॉपीज 8 to 12 स्कूल में सबमिट। असेसमेंट वर्कशीट भी आप लोग ट्यूसडे को 8 to 12 o'clock के बिटवीन के टाइम में कलेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आप सबको आपका लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। खुदा हाफिज।